नमस्कार। मैं आप सभी का संकल्प फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में यहाँ पर बात रखनी चाहूँगा। पिछले 13 सालों में हमारा एनजीओ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर रहा है। हमारा एनजीओ का जो मुख्य प्रिंसिपल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का गो टू विलेज चलो देहाती के ओर। और हमारे दूसरा जो प्रिंसिपल है आदर्श है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का शिव भावे जीव सेवा। इस तत्व से हमारा एनजीओ कार्य करता है। पिछले 13 सालों में हमने रूरल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, हेल्थ ऐसे अलग अलग सेक्टर में कार्य किया है। ये कार्य करते हुए जो समाज की सेवा करने में हमें मिलती है तो हमें जरूर उसके लिए भगवान को थैंक्स कहते हैं कि ये मौका हमें मिलता है समाज की सेवा करने का। हम पिछले 13 सालों से तय कर रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान। कोरोना समय में जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद है, हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू की जिसमें हमने अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाया जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जैसे कि योगिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ताकि जो किसान है उनको मदद मिल सके कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इट्स प्रॉफिटेबल। इसके अलावा हमने उस समय बहुत सारे लोगों को स्क्रीन टाइमिंग का बहुत इश्यू था, मतलब मोबाइल का स्क्रीन हो, कंप्यूटर का स्क्रीन हो या फिर टीवी का स्क्रीन हो, वो स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया था तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इसलिए हमने पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप अरेंज किया इन द ऑनलाइन। और उसमें हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला पेरेंट्स का कि उनको जो मदद मिली स्क्रीन टाइमिंग कम करने में। इसके अलावा हमारे सारे पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार रखे। इसके अलावा विश्व शांति हो, जल सुरक्षा, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने वेबिनार सीरीज लिए। और पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी हमें बहुत अच्छा यहाँ पर फीडबैक मिला। आज हम जिस वेबिनार के लिए इकट्ठा हुए, संवाद सर पे, हम जब ये सारा वेबिनार सीरीज चला रहे थे ऑनलाइन, तभी हमारे सारे एनजीओ के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों से चर्चाएं की, वार्तालाप किए। और ऐसे तय हुआ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम कर सकते कि जिसमें संवाद हो, संवाद बढ़े। तो बहुत लोगों से चर्चा करने के बाद हमारे जो मुख्य मेंटर है, भावनाताई विस्पुते जी, उनके मार्गदर्शन से हमने 15 अगस्त 2022 को, जब हमारे भारत का अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन से हमने इस वेबिनार सीरीज को शुरू किया। आज तक लगभग 184, 184 वेबिनार्स हुए हैं, जिसमें अलग अलग महानुभाव हमसे उनका लाइफ जर्नी शेयर किया। इसका मकसद, संवाद सारथी का जो मुख्य मकसद है, जो भी डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनके जीवन में हर रोज का संघर्ष है, उनका जो भी डिफिकल्टी है, उसे संभाल के वो कैसे के अपने जीवन का अपने इसमें जो कमी है वो ढूंढ के उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसके अलावा वो अपने जो भी जीते हैं, जीते समय इन देयर चाइल्डहुड एजुकेशन लाइफ, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, उनके करियर में हो, उनके फैमिली में हो, उनके सोसाइटी में, वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अपने आप को, मतलब अपना जो जीवन है उसका बैलेंसिंग कैसे करते, लाइफ बैलेंसिंग, ये सारी चीजें उनको हर रोज करनी पड़ती है। तो वो कैसे इस सारे जीवन को अच्छी तरह से जी लेते हैं, इसके लिए हमने इस वेबिनार सीरीज को शुरू किया। आज तक जितने भी महानुभाव आए, उनसे हमें हर बार एक नई चीज सुनने को मिली, सीखने को मिली। एंड यूजिंग दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। हम बहुत खुद को भाग्यशाली समझते एज ए एनजीओ, ये हमें ये सारा सेवा करने का मौका मिलता है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के वक्त का पराग जी का परिचय करने के लिए नूपुर मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, और सभी श्रोताओं को जो अभी ज्वाइन हुए हैं, ललित जी, अ, रजन, राजरियान जी, आशा जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नूपुर मैडम। नमस्कार। अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है तो बता देना। यस मैडम। वेलकम सर, आपका स्वागत है। मैं सर के बारे में थोड़ा परिचय करके देती हूँ। पराग सागर फाउंडेशन ये संस्था सर चला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर राज्य में ट्राइबल एरिया में काम करती है। सिकल सेल डिसीज के ऊपर इनका काम है। अवेयरनेस, अर्ली इंटरवेंशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजों पे वो काम करते हैं। साथ ही साथ सर एक पीएचडी स्कॉलर भी है। सिकल सेल्स के ऊपर ही उनका पीएचडी चल रहा है, अभी परस्यूइंग है। ऑल्सो स्टेट कमीशन जो होता है मध्य प्रदेश का, उसके साथ में उन्होंने खरे क्लासेस में भी काम किया है, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड की है। हम सर के एनजीओ के बारे में, उनके काम के बारे में और डिटेल में सर से ही जानेंगे। और उनकी हॉबीज है क्रिकेट,
एंड और बहुत सारी हॉबीज है। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर, आप हमें आपकी लाइफ जर्नी, सोशल वर्क, ये बारे में बता सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू ठीक है, यू। थैंक यू नुपुर जी, एंड थैंक यू विशाल जी। आप लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से, जो कि शंकर फाउंडेशन के इस जर्नी को बताते हुए जो आपने एक भूमिका रखी है कि किस तरीके से आप पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया आपको मानवता के लिए अलग-अलग फ़ील्ड में काम करते हुए जो आप योगदान दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके लिए सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। नुपुर जी ने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बता दिया, इतनी उपलब्धियाँ नहीं है मेरे पास अभी। मैं नॉर्मली अपनी क्षमताओं को समझते हुए मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ सभी की, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अपनी स्टार्टिंग जर्नी से मैं अपनी बातों को शुरू करूँगा कि बीइंग ए वॉरियर, चूँकि हम सिकल सेल पे ही काम कर रहे हैं और सिकल सेल पे काम करने के पीछे कहीं न कहीं ये बात आती है कि अगर हम कर रहे हैं तो उससे अटैच कैसे हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट क्यों आया। सो बीइंग ए वॉरियर, या मुझे खुद सिकल सेल डिसीज़ है, सो मैं एक ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरा जन्म जो हुआ वो बालाघाट एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी रूरल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नागपुर डिस्ट्रिक्ट से टच में है। और काफ़ी ट्राइबल होने के कारण आज भी वहाँ पर सिकल सेल के लिए अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। मतलब मैं ये कहूँ कि संसाधनों की कमी है, अवेयरनेस गाँव तक पहुँचाने के लिए मेडिकल स्टाफ्स की कमी होती है। ऐसा मैं इस चीज़ को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिकल स्टाफ नहीं है, पर कभी-कभी सभी मेडिकल स्टाफ्स की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अपने बचपन को आगे बढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सिकल आज लोग समझ पा रहे हैं, जितना देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं या जितना पढ़ पा रहे हैं, उतना आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले, क्योंकि मेरी उम्र अब लगभग 33 वर्ष हो रही है, तो आज से 3 दशक पहले तक सिकल सेल के बारे में जानना, समझना और इस चीज़ को बात भी कर पाना एक बहुत चुनौती होती है। तो ऐसी जगह से निकल के और इस चीज़ को समझना कि पहले तो ये है क्या, तो सबसे पहले तो मैं अपने माता-पिता और भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सिकल सेल को समझा। मेरे भाई खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषि सागर। तो उन्होंने डॉक्टरी, मुझे लगता है शायद इसीलिए की, या इसीलिए उन्होंने डॉक्टरी पढ़ा कि वो इस डिसीज़ को समझ पाएँ कि मैं क्यों एक ऐसा असामान्य बालक के तौर पर रह रहा हूँ, या फिर अपनी लाइफ को सफ़र के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। सफ़र इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेन क्राइसिस होना, बार-बार हॉस्पिटल्स की विज़िट करना। ब्लड तो मुझे कम नीड पड़ी। मैंने अपनी अब तक की पूरी जर्नी में, मुझे शायद याद है कि 5 या 6 बार ही ब्लड की नीड मुझे पड़ी है। फर्स्ट टाइम 99 में जब बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए, तब पहली बार ब्लड की नीड हुई, और लास्ट मुझे 2013 में ब्लड की नीड हुई है। तो 2013 से अभी 2026 चल रहा है कि ब्लड की नीड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड और मेरे माता-पिता का अवेयर होना और इस चीज़ को देखना कि ये क्या डिसीज़ है और किस तरीके से इस डिसीज़ से हम लड़ सकते हैं या इसके सिम्पटम्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो जर्नी इस तरीके से शुरू होकर के फिर कंटिन्यू होती रही। चिरकाल में जब मैं अपने
बड़े भाई के सानिध्य में इस जबलपुर शहर, जिसको हम संस्कार धानी कहते हैं, माँ नर्मदा का पावन शहर है ये। माँ नर्मदा कितने ही शहरों को, कितने ही लोगों को अपना अमृत जल प्रदान करते हुए हमें जीवन देती है। तो इस शहर में जब आने के बाद फिर हमने अपनी जर्नी को फाइंड करना शुरू किया कि एक्चुअल में डिसीज़ का नाम क्या है, क्योंकि अभी तक तो नहीं पता ना कि डिसीज़ को कहे क्या रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार 2010 में जब जबलपुर आया, तब मुझे पहली बार ये पता चला, या मेरी फैमिली को ये पता चला कि ये डिसीज़ एक्चुअली में क्या होती है। इसको सिकल सेल डिसीज़ कह रहे हैं, या एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड की नीड होती है, पेन क्राइसिस हो रहे हैं। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्मूथली चलती रही। तो मैं ये कहूँ कि पिछले मेरे जन्म से लेकर के मेरे जबलपुर विज़िट कर दिया, जबलपुर जब मैं पहली बार आया स्कूल लाइफ ख़त्म करके कॉलेज लाइफ में, तब मुझे पता चला कि मुझे कैसे इस डिसीज़ से फाइट करना है, कैसे इस डिसीज़ के साथ मुझे जीना है। मैं अभी अपनी बुक की एक लाइन बताऊँगा। वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है मेरी ज़िंदगी के लिए, और मैं समझता हूँ कि मैं उस लाइन को पढ़ के या उस लाइन को लिख करके ही हैप्पी रह पाता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहा, कंटिन्यू करते रहा, स्टडी चलती रही। अभी मैं वर्तमान में सिकल सेल पे पीएचडी कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ जिसको शायद करीब से देखने का मुझे मौका हमेशा से मिलते रहा है, आज भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं जहाँ पर हम अपने ही जैसे कई ऐसे लाखों बच्चों से मिलते हैं जिनकी दर्द को किसी और से समझना उतना ही मुश्किल है जितना किसी किसी ऑब्जेक्ट को, या ऐसा मैं कहूँ कि हम अगर चंद्रमा को दूर से देख रहे हैं तो केवल हम चंद्रमा की एक अच्छी देख रहे हैं कि वो कितना ब्राइट है, कितना वो कितना वाइट है, कितना वो कलर इफेक्ट कर रहा है दुनिया में। बट चंद्रमा के एक डार्क फेज भी है, साउथ पोल जिस तरफ अंधेरा होता है, वैसे ही सिकल सेल वॉरियर्स के लिए जो हमारा फेस है या जो हमारा एक्टिविटी है, वो उस डार्क साइड को हाइड कर देता है, या उस फेस को वो छुपा देता है, ताकि हम जैसे हैं वैसे दिखे ना। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक वॉरियर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, या एक सिकल सेल पेशेंट के तौर पर, मैं या मेरे जैसे जितने भी और वक्ता इससे पहले आए हैं और जो मुझे देख रहे हैं, हमारे अंदर दो तरीके के भाव हमेशा चलते रहते हैं। एक भाव वो जो हम हमेशा से अपने आप को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं, और एक भाव वो होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री, या ये कहूँ कि मुझे एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत पसंद है हमेशा से। कंप्यूटर पढ़ना या कंप्यूटर पे काम करना, या एनिमेशंस कैसे होता है, कैसे मूवीज़ बनती है, कार्टून मूवी कैसे बनती है, ये सब चीज़ों की स्टडी के लिए फिर मैं पुणे गया, जो कि हमारा काफ़ी खूबसूरत शहर है महाराष्ट्र का। पढ़ाई की, कुछ सालों तक काम किया, लेकिन सिटिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि वो होता था एज ए रोटो जाता है कि एक हीरो कैसे एक बड़े से बिल्डिंग से जंप कर जाता है, उससे कुछ नहीं होता है, या एक हीरो एक चलती मोटरसाइकिल बाइक लेकर के एक आग के बीच से निकल जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके के जो क्योंकि मुझे बाकी सारे लोगों के फेस लाइफ का मुझे लगता है शायद एक गोल्डन टाइम था जिसे मैंने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि 15 घंटे की या 18 घंटे की सिटिंग जॉब होती है, बट वो काफ़ी होती है। आपने देखा होगा, मैं एक दो मूवी के नाम बताता हूँ, लाइक गोस्ट राइडर है या रेसिडेंस ईविल है। तो इस तरीके की मूवीज़ में हमने इन चीज़ों में फोटो आर्टिस्ट किया, ग्रीन पर्दा जो क्रोमा होता है हमने काम किया। लाइक उसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी लाइफ में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा था, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम अपने स्टूडियो में 2-2 4-4 दिन बैठे रहते थे जब मैं
प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ वापस से मुझे एक बारी सिम्टम्स स्टार्ट हुए, पेन क्राइसिस स्टार्ट होने लगे। और जब मैं लास्ट एडमिट हुआ 2013, वो मेरा लास्ट फेज था। मुझे अच्छे से याद है कि उत्तराखंड में इतना कुछ चल रहा था। केदारनाथ धाम डूब रहा था, हरिद्वार में इतना पानी था। वो एक बाढ़ का अलग रूप देख रहा था और मैं अपने आप को हॉस्पिटल में अलग देख रहा था। वो मेरा लास्ट हॉस्पिटल एपिसोड था जब मैं एडमिट हुआ। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी शायद इतना फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी नहीं चाहती है जितना मैं कर रहा हूँ। मैंने उस जॉब को ड्रॉप किया, वापस स्टडी की, सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ की। 2 बार मैंने मेंस लिखे हैं सिविल सर्विसेज के। शायद मेरे ठाकुर को वो काम मेरे लिए शायद उतना अनुकूल नहीं लगा होगा, तो मैं इंटरव्यू सेशन तक नहीं जा पाया। बट उसके बाद मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। मैंने अपने कुछ जैसा कि पूर्व ने कुछ नाम बताया कि मैंने गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होता था जो कि बालाघाट के तौर पर एक हमने कोचिंग क्लास स्टार्ट की थी डिस्ट्रिक्ट वाइड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हम वहाँ पर बच्चों को सिविल सर्विसेज या वनडे एग्जाम्स से लेकर के सिविल सर्विसेज तक के सारे चीज़ों को क्लासीफाई करना है, कैसे आपको अपनी ड्रीम जॉब अचीव करनी है। और हमें काफ़ी सक्सेस मिली। काफ़ी बच्चे आज रेलवे में, पुलिस में, कुछ तहसीलदार तक के जॉब पे गए। एक काफ़ी बड़े पोस्ट पे है, बट मैं नाम और उस पोस्ट का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। वहाँ से हमने उस क्लास को सफलतम संचालन के बाद वापस जबलपुर में हमने एक वैसे ही क्लास स्टार्ट की। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया सबकी लाइफ में। एक ऐसा मेहमान जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो आएगा और उससे भी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। कोविड में सब कुछ बंद हो गया। कोविड में मेरे पास 2 काम थे जो जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे। वापस से ऑनलाइन पढ़ाना, क्योंकि वो भी इम्पॉसिबल हो रहा था क्योंकि कोविड में मैं अपने होम टाउन पे था, जो मेरा एक्चुअल गाँव है, घर है। कनेक्टिविटी नहीं होती थी, लाइट्स की उपलब्धता बहुत नहीं होती थी क्योंकि प्रोडक्शंस ज़्यादा नहीं हो रहे थे, लाइट कम होती थी। तो ऑनलाइन पढ़ाने का भी उतना संसाधन नहीं हो पा रहा था। बट फिर मैंने अपनी एक जर्नी को एक बुक में लिखना शुरू किया और 2021 में फाइनली मेरी बुक रेडी हुई। मैंने जिस भी उसको अपनी जर्नी के तौर पे लिखा और उसके बाद में उसको हमने फिर अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला। बुक दोनों लैंग्वेज में थी, अब उसको हट गई है अमेज़न से। हम वापस से उसको रीराइट कर रहे हैं, उसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। कोविड से लेकर अब तक की जो जर्नी थी उसमें कितनी चीज़ों को हमने ऐड किया वो वापस से उस बुक में ऐड कर रहे हैं और वापस से इस बुक को हम पब्लिश करेंगे। तो ये एक छोटी सी जर्नी है जो 3 दशक पुरानी है। इन 3 दशकों में जितना दर्द और जितना तकलीफ़ें हमने अपने आप के लिए महसूस की है, मुझे लगता है कि वो कम है जब हम किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका दर्द हमसे कहीं ज़्यादा होता है। और हमेशा दूसरों का दर्द हमें महसूस भी होता है। क्यों? क्योंकि हम उस दर्द से हर एक रात लड़ते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तभी अंदर से रिपेयर होती है, और वो एक्चुअली रिपेयर नहीं होती है। वो हर दिन हमारे सेल्स को वापस से नया करने की कोशिश करती है, नए तरीके से बनाने की कोशिश करती है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जो एक सामान्य व्यक्ति है उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो पूरी एक रात में वापस से स्टेबल हो जाएंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। उनके जो भी, ऐसा समझ लीजिए कि उनका जो भी रिपेयरिंग है वो रात में हो जाएगा। लेकिन हमारी जो बॉडी है सिकल सेल वॉरियर्स की, हमारी बॉडी में सारी प्रोसेस केवल रात में नहीं हो रही है। 24 आवर्स हमारे सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। 24 आवर्स
सेल्स काम कर रहे हैं। तो एक एक ऐसा मशीन है हमारी बॉडी, या मेरे जैसे लाखों जो भी मुझे सुनेंगे बाद में सुनेंगे, कि हमारी बॉडी एक ऐसी बॉडी के तौर पे या ऐसे मशीन के तौर पे काम कर रही है, जो कि लगातार काम कर रही है। वो कभी ना रुकने वाली मशीन के तौर पे काम कर रही है, लगातार उसको काम करना है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। सो चूंकि अगर किसी बॉडी को या किसी मशीन को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ समय के बाद ये देखने मिलेगा कि वो मशीन रिपेयरिंग मांग रही है, और रिपेयरिंग के तौर पर हमें या मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना है। हमारे लिए हमारा हॉस्पिटल ही हमारा गैरेज है। सो जो मुझे सुन रहे हैं, अगर वो सिकल सेल से पीड़ित है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, और ये अपनी तरफ से एक मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ कि आप इस डिसीज़ को, जब मैंने पहली बार किसी मंच पे सिकल सेल की बात करना स्टार्ट किया था गुजरात में पहली बार, तो मैंने पहला ही वर्ड ये बोला था कि मुझे लगता है कि ये बीमारी जो है, ये बीमारी नहीं है, ये किसी ना किसी तरीके से गॉड का दिया हुआ एक ऐसा एलिमेंट है। मैं तोहफा नहीं बोलूँगा इसको, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे कुछ ऐसे करने के लिए बनाया गया है, या कुछ ऐसा करने के लिए मुझे इस डिसीज़ के साथ लिंक किया गया है, जो मुझे शायद वक्त आने पर या मेरे ना रहने पर पता चले। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस डिसीज़ को डिसीज़ ना समझें, इसे एक जीवन का एक बुरा समय समझें, जो कि वक्त आने भर भी जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सिकल सेल तो ठीक होता नहीं है। ठीक होने का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके माइंड से ये चीज़ निकल जाएगी कि आप एक डिसीज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, उस दिन आप ठीक हैं। उस दिन आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि किसी पेन एपिसोड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सामान्य तौर पर आप हैप्पी रह सकते हैं, सामान्य तौर पर आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सामान्य तौर पर आप एक अच्छा भोजन ले सकते हैं। आप मैं आज 33 क्रॉस करके एक चीज़ मेरे लिए एक टास्क है, जो कि मेरे कलीग्स और मेरे शुभचिंतक सभी लोग बोलते हैं कि पराग ये चीज़ नहीं करना, बट मेरे माइंड में एक चीज़ है, और जो काफ़ी दिनों से अटक रही है, कि मुझे एवरेस्ट के शिखर के आसपास तक तो जाना है, चाहे वो कैसे भी हो। मेरे मित्र बैठे हैं ललित जी, वो मुझे बोलते हैं कि ये नहीं करना है, बट मैं ललित जी को बोलता हूँ कि शायद वो मेरा ड्रीम है, पता नहीं मैं कैसे उसको पूरा करूँगा, बट मैं वहाँ तक जाने की कोशिश में हूँ। तो अगर मैं अपने लाइफ को एक चैलेंज दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। प्यार मुझे भी अपनी लाइफ से, मेरी फैमिली को मुझसे प्यार है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं और ऐसी लाइफ को थ्रेट में या ऐसे खतरों में नहीं डालना चाहता, बट एक फैसिनेट है मेरे लिए हमेशा से माउंटेनिंग जाना, बाइक राइडिंग करना, स्विमिंग करना, और ये सारी चीज़ें मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम माँ नर्मदा के तट में बसे हुए शहर जबलपुर में रहते हैं, और हमारे यहाँ पे ये है कि हम हर संडे अगर नर्मदा जी ना जाएं और वहाँ जाके स्विमिंग ना करें, तो हमारे जबलपुर में रहने का या जबलपुर वासी होने का कोई औचित्य नहीं है। एक तरीके से वो हमारे लिए एक टैबू जैसा है कि हम ना जा रहे हैं तो फिर गलत है। तो हमने हर संडे स्विमिंग किया है। तो सारी एक्टिविटी आप करें, बट हर एक्टिविटी को किसी गाइडेंस के साथ करें। अगर आप स्पोर्ट्स, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद है, बैटिंग ठीक है, सबका बैटिंग करना, मुझे बॉलिंग करना पसंद है, मैं वो करता हूँ। चेस खेलना मुझे पसंद है। तो आप सारी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं एज ए वॉरियर, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस एक्टिविटी को करते समय आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो, एक्टिविटी के बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, और अगले 2-3 दिन तक आपकी बॉडी में किसी तरीके के सिम्टम्स ना हो।
अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए वो एक्टिविटी ठीक है। फिर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, बॉल भी खेल सकते हैं, बट सारी चीज़ों को एक एक लिमिट में करना है, एक निश्चित समय में करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं क्रिकेट दोपहर के 12 बजे खेलने चला जाऊँ। एक मौसम के तौर पर हम उसको कर सकते हैं। और जर्नी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ को मिस करते हुए चल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए भी चल रहा हूँ। तो वर्तमान में मैं जो अपने आप को देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि एक एक समाज सेवी होने के नाते, या एक व्यक्ति होने के नाते जिसका अ, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी है, प्रकृति का कर्ज है मेरे ऊपर। लाइक मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जो नेचर है उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो उसका जो कर्ज है या उसका जो डेट है मेरे ऊपर, मैं उसको कैसे वापस रीपे करूँ। तो मैं उसको इस तरीके से रीपे कर रहा हूँ कि मैं अब समाज में जाकर के और सिकल सेल के लिए अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ छोटे छोटे कैंप्स लगाते हैं, कुछ बच्चों को बुलाते हैं, उनकी फैमिली को बुलाते हैं हमारे साथ। अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मेडिकल स्कीम होती है जिनके द्वारा हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने आप को एक समाज सेवा के तौर पर अभी तो देख रहा हूँ। मुझे भविष्य नहीं पता, कल का भी नहीं पता कि कल क्या है, बट अगर मैं हूँ और जब तक अ, मेरी आयु है, तो मुझे लगता है कि मैं सिकल पे तो वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सिकल को और अच्छा कर सकते हैं, हम वो भी करेंगे। सिकल के अलावा हम थैलेसीमिया में वर्क करते हैं। सिकल के अलावा हम हीमोफीलिया में भी कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थैलेसीमिया और सिकल हमारा कोर ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा पराग सागर फाउंडेशन के तौर पर मैं छोटा सा बताना चाहूँगा। पराग सागर फाउंडेशन पे हम ट्राइबल हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए भी थोड़ा वर्क करते हैं, कि उनका स्वास्थ्य बेटर हो, उनको अच्छी न्यूट्रिशंस मिले। इसके अलावा हम एक और कोर ग्रुप उसमें लेकर के ऐड कर रहे हैं कि कोई वॉरियर जो हायर एजुकेशन पढ़ रहा है या कर रहा है और उसको किसी तरीके से स्टेशनरी की नीड है या किसी तरीके से स्कॉलरशिप की नीड है, वो अपनी फीस पे नहीं कर पा रहा है, मेडिसिन की नीड है या कहीं ब्लड की नीड है, तो वो सारी चीज़ें हम पराग सागर फाउंडेशन के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने ये किया भी है। कुछ इमेजेस और कुछ चीज़ें मैं शो करना चाहूँगा। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम उसको ज़रूर इस पे लेंगे। सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है विशाल जी? बिल्कुल। सो नहीं, इन सबसे पहले प्रोसेस मैं है कुछ अभी तक हाँ, अभी हुआ है। वो फोल्डर हुआ है, इमेज नहीं। यस यस, आ गए आ गए। सो ये मेरी जर्नी का एक छोटा सा बेस्ट पार्ट है मेरे लिए। ये मेरी बुक का नाम था जो कि अमेजोन के किंडल वर्जन पे था, और इस पे एक ब्यूटीफुल लाइन मैंने लिखी थी कि व्हेनेवर यू फील सैड जस्ट रिमेंबर देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स इन योर बॉडी एंड ऑल दे केयर अबाउट यू। सिंपल सा कहना है कि जब भी आपको ये फील हो कि आप परेशान हैं, नाराज हैं, आपको दर्द परेशान कर रहा है या जिंदगी में कोई भी चीज़ें परेशान कर रही है, और आपको लगता है कि आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है, आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी में करोड़ों अरबों ऐसे सेल्स हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी देख रेख कर रहे हैं, आपको फिट और हेल्दी रखने का काम कर रहे हैं। तो मेरी ये फेवरेट लाइन है मेरी बुक की। मैं इसलिए आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। ये लाइन अगर आप भी मेरी तरीके, मेरे जैसे ही अगर इस लाइन को याद रखेंगे, हिंदी में याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 19 जून 2021 को ये बुक लॉन्च हुई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे समाज सेवी और कुछ
राजनेताओं के सहयोग से एक ही मंच पर हमने इसको वर्चुअल पे लॉन्च किया था। तो ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है। ये हमारे कुछ कैंप्स की फ़ोटो है जहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। और ये मेरा पहला कैंप था पराग सागर फाउंडेशन के थ्रू, जो हमने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में किया था। ये छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हुआ था। आप शायद जो सामने बैठी हैं मैम, डॉक्टर दीप्ति जैन मैम, शायद आप सभी लोग जानते हैं मैम को। ये जबलपुर का कैंप है। ये सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जब वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं और भविष्य में जब आप एक अच्छे नर्स, डॉक्टर, हेल्थ केयर बनेंगे तो किस तरीके से सिकल सेल को समझना और काम करना है। ये कुछ और फोटो है। ये शायद मुझे याद है झाबुआ के फोटो है। झाबुआ एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो कि गुजरात से लगा हुआ है। आ, ये वो तस्वीर है जो मैं जिसकी बात कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हम फ्री कोचिंग की परिकल्पना कर रहे थे तो आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं, मैप लगे हुए हैं। इन्हीं बोर्ड में पढ़ाते थे। बट ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ अधिकारी हैं जिनके साथ हम सिकल पे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें बालाघाट में भी सिकल को आगे बढ़ाना है। और ये सारे काम 2020 के आसपास किए हैं। जब कोविड चल रहा था हम लोग डिस्कशन में लगे थे। ये मेरी सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई जी पटेल हैं। राज्य भवन से हर 3 महीने में एक पत्रिका निकलती है जिसको राज्य भवन प्रवाह का नाम दिया जाता है। और इस बुक में मेरी एक छोटी सी स्टोरी मार्च 2021 के सेशन में प्रिंट हुई थी। तो ये सर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। उसकी फ़ोटो है। ये झाबुआ की फ़ोटो है जब मैं पहली बार गवर्नर सर के साथ झाबुआ गया हुआ था। झाबुआ की ही कुछ फ़ोटोज़ हैं जब हम जन भागीदारी के साथ काम कर रहे थे। ये डिंडोरी कैंप है। ये हमारा मंडला कैंप है। तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ बस मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये पराग सागर फाउंडेशन का एक वेबसाइट है जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए। इसमें मैं दिखाने के लिए सिर्फ एक ही उद्देश्य से आया हूँ। यहाँ पर एक मैं इसको क्या बोलूँ, एक कविता के टाइप की है या एक प्रेरणा के टाइप की है या एक मोटिवेशन या एक ऊर्जा भरने वाली एक लाइन है जो मेरे ही द्वारा लिखी गई है। इसको ही मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया। इसके अलावा आप हमारी गैलरी पर जा कर के और सिकल सेल के लिए वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर सिकल सेल के काम की वीडियो पढ़ें या डायरेक्ट यूट्यूब में जा कर के आप पराग सागर फाउंडेशन सर्च करके सिकल सेल के सारे वीडियोस को भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय था मेरा। बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा परिचय नहीं है कि विशाल जी या मैम ने बताया। सो मुझे लगता है कि मेरी बातें मुझे यहाँ पर ख़त्म करनी चाहिए। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया पराग जी। आपके इस पूरे जर्नी में आपने आपके बचपन के बारे में नहीं बताया। कि जैसे आपने कहा कि जब आप 2010 में जबलपुर गए तभी से जर्नी, लेकिन ये डिटेक्ट हुआ 2010 में आपका कि ये सिकल सेल है करके। लेकिन तब तक एग्जैक्टली। आपको जो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो तब तक आपको जो तकलीफ हो रही थी वो कैसी थी और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट मतलब आप ले रहे थे, या फिर उसको कैसे सह रहे थे, इसके बारे में बताइए। सो मेरी फैमिली में जो मेरे फादर हैं वो एक आयुर्वेदाचार्य हैं। मीन्स कि वे भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद से हैं। तो उन्होंने हमेशा से मुझे
ऐसे ट्रीट किया लाइक मेरे बॉडी में ब्लड कम बन रहा है और जॉन्डिस की सिम्टम्स ज़्यादा है, क्योंकि नाम नहीं पता था सिकल सेल है, तो इसको हम दो तरीके से ही उस समय देख रहे थे कि एक येलोइश आइस है, तो जॉन्डिस की मात्रा ज़्यादा है हमारी बॉडी में, प्लस ब्लड कम बन रहा है। तो वो मुझे हमेशा से आयुर्वेद की मेडिसिन पे रखते थे। आयुर्वेद की मेडिसिन से मुझे हमेशा से ठीक लगता था। पेन क्राइसिस होते थे बट कम होते थे, क्योंकि मुझे लगता है शायद गाँव का या ट्राइबल में जो खान-पान होता है वो डिफरेंट होता है। हम काफ़ी ऐसी चीज़ें लेते हैं या खाते हैं जो बॉडी को ठीक रखती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो मेरे ही उत्तर के साथ अ, शामिल करते हुए टिंडोरी का एक ऐसा ब्लॉक है जिसको हम बजाग बोलते हैं, बजाग ब्लॉक। उसमें भील समुदाय के लोग रहते हैं, और भील समुदाय के वे लोग सिकल सेल डिसीज़ से पीड़ित हैं। ग्रेट नहीं है, सामान्य की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। डिसीज़ है, बट वो व्यक्ति हर सुबह अपने खेतों पे जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और वापस आते हैं अपने घरों में और आराम से रहते हैं। क्यों? जब हमने इस पे रिसर्च किया, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखा, तो हमने पाया कि वो आप कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा अगर इनका सुने होंगे, तो वो इन मिलेट्स के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं। अ, इनके वो जूस बोल सकते हैं, मतलब मैं इंग्लिश वर्ड में उसको जूस बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली हिंदी वर्ड इसका पेज है। तो वो पेज बना करके उन चीज़ों का और फिर वो पीते हैं। तो जब हमने ये फाइंड आउट किया कि कोदो, कुटकी या ज्वार बाजरा कैसे हेल्दी रखता है, तो निष्कर्ष में आया कि ये चीज़ों को ठीक रखता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो ठीक रखता है। तो हमने भी बचपन से इन चीज़ों को देखा है, खाया है। तो मुझे लगता है कि मेरे पेन क्राइसिस दूसरे वॉरियर्स से कम है, हमेशा से कम है। मुझे आज भी कम पेन क्राइसिस होते हैं। मुझे कब होंगे? जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ या मेरे खान-पान में किसी तरीके से मिस्टेक हुए, तब मुझे पेन क्राइसिस आएँगे। तो ऐसे ही जर्नी मेरी बचपन में भी रही है, अभी भी वैसे ही है। आयुर्वेद पे मैं हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, आज भी होता है। अगर हमें छींक भी आ रही, खाँसी भी आ रही, तो पहले हम आयुर्वेद लेते हैं, और ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर हम एलोपैथी के पास जाते हैं। तो मतलब आयुर्वेद हमारी अ, अ, माता के तौर पे काम कर रही है, और फिर उनके सारे बच्चों के तौर पे एलोपैथी या होम्योपैथी आ रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नी को रखता हूँ। बचपन से मैं इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहा हूँ, मेरी फैमिली इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहती है। और सर दूसरी बात अबाउट योर एजुकेशन की पढ़ाई करते वक्त या फिर एग्जाम देते वक्त या फिर स्कूल या कॉलेज अटेंड करते वक्त कोई तकलीफ हुआ आपको कि बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी या फिर एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा, ऐसे कुछ इवेंट्स हाँ, आपके बिल्कुल। लाइफ? बिल्कुल, मैंने जैसे ही बताया कि 99 में फर्स्ट टाइम में जब मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ था पहली बार, तो वो काफ़ी लंबा समय था मेरा हॉस्पिटल पे, और काफ़ी वीक हो गया था मैं। तो उस साल मैंने स्कूल ड्रॉप किया। तो मैंने पूरा 1 साल स्कूल ड्रॉप किया, ताकि अपने हेल्थ को इम्प्रूव करके और वापस से फिर स्कूल जा सकें। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं था, बट मेरी फैमिली ये चाहती थी कि पहले बच्चा ठीक हो जाए, वापस से स्कूल की लाइफ को स्टार्ट करे। तो मैंने 1 साल बिल्कुल ड्रॉप किया है, ताकि अपना हेल्थ पहले ठीक कर सके। और पराग जी, आपके पूरे लाइफ जर्नी में जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसे तरीके से देखते हो कि आई एम अ वॉरियर, नॉट अ कि मुझे कुछ हुआ है ये नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से रहना है। और आपने एक शब्द अच्छा इस्तेमाल किया कि अगर माइंड से ही निकाल दो कि मुझे कुछ भी नहीं है, नो डिसीज, तो मैं अच्छा जी सकता हूँ। तो ये पूरे लाइफ जर्नी में आज तक के आपके व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ कि वो आप कभी भूल नहीं सकते हो? मुझे हमेशा से लिखना पसंद है, लेखनी। तो जब भी मेरे अगर थोड़ा भी पेन क्राइसिस स्टार्ट हो रहा है या फीवर भी आया है, तो वापस से पेन और कॉपी उठा कर के कुछ भी लिखना।
कुछ भी का मतलब टूटी-फूटी पोएम ही लिखना या कुछ स्टोरी लिखना, तो वो चीज़ें मुझे पेन क्राइसिस से अलग रखती थी। मेरा माइंड कहीं और बिज़ी होता था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मुझे जब लिखना है तो मुझे बहुत सारे वर्ड सोचने हैं। एक रिदम के तौर पे लिखना है, एक राइमिंग बना के लिखनी है, तो वो मुझे पेन क्राइसिस से दूर रखते थे। और जब मुझे समझ में आ गया कि मैं पेन क्राइसिस से या किसी भी तकलीफ से दूर कैसे रहना है, तो मैं फिर वही काम करना ज़्यादा पसंद कर देता हूँ। तो आज भी मेरी आदत है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब मैं कभी सर्दी खांसी या अब सामान्य है, क्योंकि अगर ये बॉडी है और इसमें डिसीज़ है तो सर्दी खांसी या फीवर आना सामान्य है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोलूँ कि नहीं नहीं मुझे सर्दी खांसी या बुखार नहीं आता है या मुझे पेन क्राइसिस नहीं होते हैं, बट मैं उसको बहुत सीवियर कंडीशन पे नहीं ले जाता हूँ। जैसे ही मुझे स्टार्ट होता है मैं उसी समय उसको नॉर्मल तरीके से विदाउट मेडिसिन के कैसे उसको कवर करना है वो मैं देखता हूँ और उसके बाद ही उसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे लिए पेन या किसी आ, तकलीफ से या किसी मेंटल कंडीशन से निकलना बहुत आसान रहता है, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है। पराग जी, और एक बात जो इसके बहुत ही अपोजिट है, व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ, आइदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, कि यू कैन फॉरगेट इट? सो लास्ट 2023 हाँ मतलब 2023 में 2023 में मैं नॉर्मली अपने किसी काम से सिटी में गया हुआ था, अपनी कार खड़ी करके और बस बाहर गया हुआ और वापस अपनी कार की तरफ आ रहा था। अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट कि कोई दो बाइक आपस में टकरा करके और मेरे पैर पे गिर गए और मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर ब्रेक हो गया। सो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था। उस समय 6 महीने बेड रेस्ट थे। 6 महीने करने के लिए कुछ था नहीं, स्टक था, क्योंकि आप एक 10 बाई 10 के या 10 बाई 15 के कमरे में बैठे हैं या लेटे हुए हैं जहाँ पर आपके आजू बाजू सब कुछ है। मैं एक और मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि बीमार जैसा सुख नहीं। मेरी लाइन को थोड़ा सा आ, अच्छे से अगर सुन पाएंगे तो समझ जाएंगे कि बीमार जैसा सुख नहीं, पर मर का डर है। मतलब अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे आजू बाजू सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज है। एक तरफ टीवी है, एक तरफ लैपटॉप है, फोन है, तो खाना है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग, फैमिली है, सब कुछ है। मतलब इतना सुख बीमार होने पर होता है भी नहीं होता। बट एक लास्ट वर्ड मैं बोलता हूँ कि बीमार जैसा सुख नहीं, पर मरने का डर है। तो वो जो मेरा मोमेंट था कि मैं जब बेड रेस्ट पे था 6 महीने के लिए, जब मेरी एक्सीडेंट हुई, मेरा पैर टूट गया, वो मेरा वर्स्ट मतलब मेरा सबसे बुरा वक्त था। कोविड भी था, बट कोविड में इतना नहीं था क्योंकि कोविड में करने के लिए बहुत कुछ था, उन 6 महीनों में करने के लिए कुछ नहीं था। तो वो मेरे लिए सबसे आ, मुश्किल वक्त था। मैं इस जिसको ऐसे सबसे बुरा वक्त बोलूँ, मैं अपनी 3 दशक की जर्नी में वो 6 महीने मेरे लिए पेनफुल थे। और सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने अलग अलग कोशिशें की, जैसे कोचिंग लिया, मतलब एज ए ट्रेनर, और हम्म, खुद सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज भी किए। फिर भी ये सब करने के लिए, बियॉन्ड योर ऑब्स्टेकल, आपको ये स्पार्क कहाँ से मिला? जैसे एक छोटा सा दिया रहता है, उसे एक छोटे से स्पार्क की जरूरत होती है। तो हाउ यू गेट द स्पार्क? आपको आ, आपको ये कैसे कि मुझे ये सब करना है, इसका प्रेरणा कहाँ से मिला, उसके बारे में बता। तो उससे फैमिली होती है। माता पिता आपको इतना विश्वास करते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आपको देखना चाहते हैं जो सक्सेसफुल हो। दूसरा कि मुझसे पहले मेरे
बड़े भाई डॉक्टर ऋषि सागर उस जगह तक पहुंच गए थे जहाँ से वो मुझे मोटिवेट कर सके और मैं उनको देख के मोटिवेट हो सकूं कि मुझे आगे के जर्नी में या जितनी भी बची हुई मेरी उम्र है, क्योंकि मैं कुछ देर पहले भी ये कह रहा हूँ कि मुझे कल का बिल्कुल नहीं पता। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए कल के वक्त में भी क्या करना है वो मैं कैसे करूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्पार्क या एक दिया या एक रोशनी जिनको मैं देख करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूँ या कुछ कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए फैमिली है। और सर ये सब करते वक्त जैसे कि अभी मेरे मन में और सभी के दिल में ये सवाल है कि हाउ टू बिकम Parag as a replication beyond all the obstacle, इतना सक्सेसफुल जर्नी और सक्सेसफुल लाइफ जीना कैसे, तो उसके लिए लोगों ने क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अ, मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल के तौर पे नहीं देखता। मैं ऐसे देखता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं आगे करना चाहता हूँ वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। मतलब मैं जैसे हमारे पूर्वज या बड़े लोग बोलते हैं कि हमेशा एक ही नाव पे बैठ के चलो। आप अगर दो अलग अलग नाव में अगर सफ़र कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं अपनी जर्नी को भी वैसे ही देखता हूँ कि हमेशा से मेरे माइंड में और फैमिली में ये रहा है कि हम सिकल को कैसे ट्रीट करें या सिकल को कैसे देखें। और जब हमने देखा तो हमने अपने पिताजी के तौर पे देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, भाई के तौर पे देखा कि वो कैसे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप जो स्पार्क बोल रहे थे वो मेरे भाई के तौर पर ही है। उन्होंने 100 एंड मे बी 86 या 87 टाइम ब्लड दे चुका है अपनी लाइफ में। उसमें पीआरपी और होल ब्लड, प्लेटलेट्स सभी कुछ शामिल है। तो जब मैं उनको देखता हूँ कि वो इतना कुछ करते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो हमेशा से मेरा फोकस सिकल पे ही है। चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं कि मैं सिविल सर्विसेज कर रहा हूँ या मैं एक फिल्म इंडस्ट्री के छोटे से पार्ट में काम कर रहा हूँ या मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये जर्नी मेरी सिकल के बियॉन्ड उतनी तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट उससे ही अटैच है। मैं उसके बियॉन्ड नहीं मानूंगा, उसके ऐसे बोलूँगा कि वो उसके कोर पार्ट में है। अगर मेरे माइंड से कोई इस पार्ट को डिलीट कर दे या इरेज कर दे सिकल, तो फिर मेरे लाइफ में शायद करने के लिए कुछ दूसरा नहीं होगा। फिर मुझे कुछ दूसरा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो जो भी मुझे सुन रहा है, मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी सिकल को ही फोकस करें। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में करना चाहते हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल वर्क हो या राष्ट्र की सेवा हो, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के चलें जिस ऑब्जेक्ट को करने में आपको खुशी होगी। और जब आपको करने में वो काम को खुशी होगी तो आपका वो काम भी आसान होगा और आपका हेल्थ भी उस काम को करने से ठीक रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, ज़बरदस्ती नहीं। मतलब अगर कल कोई मुझे ये बोले कि नहीं नहीं आपको एक फिक्स 8 घंटे की जॉब करनी है। कल को अगर मैं एक कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रोफेसर बन रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा हूँ, और अगर मुझे कोई बोले कि 8 घंटे आपको रोज़ इधर पे आना है और उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं है, बाकी कि आपको 16 घंटे अपने घर पे रहना है, सोना है, खाना एंजॉय करना, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं होगी। एंजॉय एंजॉय तो नहीं हो पाएगी। मैं समाज सेवा उसमें भी कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा तो मैं हैप्पी, हेल्दी और मोटिवेट फील नहीं कर पाऊँगा। यस सर, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, और सभी एग्जैक्टली। के लिए ये प्रेरणा ही है, मोटिवेशन है। मैं और बहुत सारे मन में क्वेश्चंस है, लेकिन सबसे पहले हमारे सीनियर जो साथी है अशोक बांसु सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात रखे, फिर हम सभी के लिए मंच खुला करते हैं।
भानसे सर। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्कार सर, बोलिए। सर आपका जो जर्नी है वो तो मैंने पढ़ लिया वो तो इसमें एक बताइए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से यूआईडी कार्ड मिलता है और स्पोर्ट में कुछ आपको कुछ बाकी दिव्यांगों को जैसे सुविधा है, जैसे ओलंपिक वगैरह हो गई उसमें। सर आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही, प्लीज़ आप रिपीट करेंगे। सर आप यूडीआईडी कार्ड जो गवर्नमेंट से मिलता है तो भारत भर में जो मिलता है तो वही आपको मिलता है कि आप स्टेट के लिए हिसाब से अलग अलग मिलता है, उसके बारे में नहीं, बताइए। और स्पोर्ट स्पोर्ट में एक्टिविटी के लिए आपको कुछ कंसेशन या जो भी है वो मिलता है क्या, और स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बताइए। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूडीआईडी। तो यूडीआईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की अ, एक स्कीम है जो कि हर दिव्यांग के लिए बनाई गई है। दिव्यांगता की 21 कैटेगरी रखी गई हैं जो कि 2016 के पैरामीटर के अकॉर्डिंग है। और हर राज्य में यूडीआईडी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की पेंशन्स उपलब्ध है। महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। मध्य प्रदेश में मिलने वाले जो ग्रांट है वो केवल और केवल 600 है। तो आप उस 600 को लें अथवा ना लें, उस बात से कोई मुझे लगता नहीं कि फ़र्क पड़ता है। 600 आज के इस कंपटीशन या इस महंगाई वाली दुनिया में कुछ ज़्यादा ग्रांट होता नहीं है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है स्पोर्ट्स में एक्टिविटी के लिए। तो स्पोर्ट्स में जो एक्टिविटी मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ वो स्वेच्छा से करता हूँ। इसमें भी गवर्नमेंट से किसी तरीके से ग्रांट या किसी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं है। ये सेल्फ हैप्पीनेस के लिए जब हमें वक्त मिलता है वो हम उस पर करते हैं। तीसरा फेलोशिप की बात हो रही है, तो फेलोशिप एजुकेशन के लिए मिलते हैं, बट वो सिकल सेल के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। अगर मैं ये जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ कि मैं एज ए सिकल सेल वॉरियर हूँ और मुझे सिकल सेल वॉरियर के तौर पर आप मुझे फेलोशिप प्रोवाइड करें, तो ऐसा कोई भी फेलोशिप एमपी में एक्टिवेट नहीं है जो किसी स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए या किसी दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड होते हैं। आपको एजुकेशन के लिए अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, एस सी एस टी ओ बी सी, तो आपको उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिल सकती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं जो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फेलोशिप प्रोवाइड करें। आप तीसरा फेलोशिप पीएम केयर फंड से सकते हैं, बट पीएम केयर फंड तक भी फेलोशिप लेने के लिए या सीएम केयर फंड तक भी फेलोशिप लेने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोचेस लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ईमेल्स करने पड़ेंगे कि अगर हम सर ये पढ़ रहे हैं, हमें कुछ अनुदान राशि चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं मेल्स पे। मैंने भी काफ़ी मेल किए, बट फेलोशिप के जैसा अभी तक तो मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसके लिए। तो जो भी है अभी जो भी पे के बेस पे या मेरे स्टडी के बेस पे जो खर्च हो रहे हैं वो मैं सेल्फ कर रहा हूँ या मेरी फैमिली उसको कर रही है। दूसरा एक बात बताइए सर, क्या भारत भर में पूरा सिकल सेल है क्या, कोई कुछ ही राज्य में, और इंटरनेशनल में के लेवल में क्या इसकी ये है। तो मैं इंटरनेशनल से शुरू करते हुए इंडिया पे आता हूँ कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा बड़ा देश है जिसके पास सिकल सेल के नंबर ऑफ मरीज हैं। सबसे पहले नाइजीरिया आता है, फिर कॉन्गो देश आता है। दो ऐसे देश हैं साउथ अफ्रीका कंट्री के जिनके पास सिकल सेल के मरीजों की संख्या हमसे ज़्यादा है। हम तीसरे नंबर पर हैं। उसमें भी 17 ऐसे स्टेट हैं जिन पे सिकल सेल बेल्ट के तौर पर उनको काउंट किया गया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तौर पर। 17 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। लाइक मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उधर उड़ीसा है, झारखंड है। फिर हम नीचे अगर आएंगे तो साउथ के बहुत सारे उसमें स्टेट आ रहे हैं और बंगाल है उसमें।
मुझे जितने लाइटली याद हैं, तो ऐसे स्टेट जिनमें सिकल सेल के प्रिविलेज माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक या एक्सट्रीम तक हो सकते हैं, वे 17 ऐसे राज्यों को इसमें रखा गया है। मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं और अभी भी आगे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब से सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है 2023 से, 1 जुलाई 2023 से, तब से लेकर अब तक लगभग डेढ़ डेढ़ करोड़ से ज़्यादा 1.5 CR से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो अभी सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है स्क्रीनिंग के लिए, नंबर ऑफ पेशेंट फाइंड आउट करने के लिए, और उनके अच्छे स्वास्थ्य को देखने के लिए, उनको टाइम पे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए। मध्य प्रदेश में काम करने वाले जैसे पराग सागर फाउंडेशन है या ऐसे और फाउंडेशन को मध्य प्रदेश के NHM विभाग की तरफ से एसोसिएट किया जा रहा है कि हम उन बच्चों की जिम्मेदारियां लें, चाहे वो 1 बच्चा हो या 100 बच्चा हो, उनकी जिम्मेदारियां लें, उनको टाइम पे मेडिसिन प्रोवाइड करें। मेडिसिन गवर्नमेंट ही देगी, बट उन तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी होगी। ब्लड उनको नीड हो तो बीइंग ए NGO हम लोग ब्लड नीड के लिए हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको उनके गोल्डन आवर्स में ब्लड मिल जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो। किसी तरीके से उनसे ब्लड के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। हाँ, प्रैक्टिस एक्सचेंज के चार्जेस ले सकती हैं या किसी तरीके के टेस्ट के ले सकती हैं, बट एज ए NGO या एज ए समाज सेवी के तौर पर हम ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको एवरेस्ट बेस कैंप के लिए शुभकामनाएं और PhD की भी शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। ललित जी। जी सर। सर आज के लिए कुछ खास है, कुछ लाइन्स है, मैं पराग जी के लिए बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग दर्द की कहानी बन जाते हैं, कुछ लोग दर्द की दवा बन जाते हैं। पराग जी, आपने संघर्ष को शोध में बदला है और अपने जीवन को हजारों लोगों की उम्मीद बना दिया है। तो एक खास स्पेशल डे है आज वैसे उनके लिए। तो मेरी ओर से और सभी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ईश्वर आपको स्वस्थ, दीर्घायु और निरंतर सफलता बनाए रखे। यही, और आज क्योंकि आपके लिए खास दिन है, और विशाल जी और पूरी टीम को धन्यवाद कि लगातार हम देख रहे हैं वॉरियर्स के, हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और सब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। और इससे हम सभी मिलके कोशिश, वही हम वापस एक ही टॉपिक पे आते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि सिकल सेल के लिए अवेयरनेस किस तरह से हम लोग बढ़ाएं। और हम देख रहे हैं अभी हमारे लगातार सेशन चल रहे हैं, मेरा चल रहा था, नेहा जी का आया, पराग जी का आया। तो धन्यवाद आपकी पूरी टीम को कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम लोग अपनी बातों को साझा कर सके, और बाकी लोगों के लिए भी ये क्योंकि एक वॉरियर जो होता है वो कहीं ना कहीं इस दर्द को सह के, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हारने सा लगता है, पर इस तरह से अगर स्टोरियाँ जाएंगी, लोग देखेंगे, तो जरूर अवेयर तो होंगे ही होंगे, साथ में उनका मनोबल भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो धन्यवाद विशाल जी, आपकी पूरी टीम को, और थैंक यू पराग जी। धन्यवाद ललित जी। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे पराग जी। और ललित जी, आप भी हमारे परिवार के अभी सदस्य हो, तो आप ऐसे मत कीजिए कि आपकी टीम है, ये तो हमारी टीम है और हम बिल्कुल सभी हमारी मिलके ये यस जी। यस। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे गुणी सज्जन लोग जो मेरे अग्रज हैं, अनुज हैं, दोस्त हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि पता नहीं ऐसे कितने और वसंत आगे के जीवन में लिखे गए हैं ईश्वर के द्वारा, बट जितने भी वसंत अभी बाकी हैं जीवन के, वो
पतझड़ ना बने, बस ऐसी कामना है। और विशाल जी का शुक्रिया। अ, मुझे लगता है कि हम सभी लोग, जितने भी लोग सिकल के लिए काम कर रहे हैं, जिन हम बाई फेस जानते हैं या सिर्फ नाम से जानते हैं, हर एक वो व्यक्ति अ, योद्धा है और सम्मान का हकदार है, जो उसे कभी-कभी समाज से नहीं मिलता है। कभी-कभी बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि कुछ लोगों को या कुछ परिवारों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है कि इसको ये बीमारी है तो अ, इसके साथ नहीं रहना है। हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि नहीं, उससे दूर रहो, उसके साथ रहना नहीं है, उठना नहीं है, उसके टिफ़िन से कुछ खाना नहीं है। तो जब तक हम इन कुप्रथाओं को तोड़ेंगे नहीं और जब तक ऐसे मंच नहीं आएँगे जहाँ से हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी अ, कास्ट, क्रीड या किसी भी सेक्स का हो, जब तक ऐसे ओपन मंचों से बातें नहीं होंगी, तब तक इन जो पुरानी कुप्रथाएँ हैं, जो समाज के ऊपर एक कलंक के तौर पे चलती हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि संकल्प इंडिया सामनेर की इस संकल्प फाउंडेशन सामनेर की इस इनिशिएटिव को, इस मुहिम को सराहना मिलनी चाहिए। और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए बस लास्ट लाइन पे यही कहूँगा कि परछाई भी कभी-कभी 24 घंटे में 2 बार हमारा साथ छोड़ देती है। तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहयोग की अपेक्षा कम ही रखना, क्योंकि जब कभी कोई किसी भी तरीके से आपको चोट पहुँचाएगा, चोट का मतलब ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको किसी तरीके से फ़िज़िकल हार्म करेगा। अगर कोई आपको मानसिक तौर पर भी अगर चोट पहुँचा रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। आपको उस ट्रॉमा से निकलने में काफ़ी वक़्त लगेगा। तो हमेशा अपने अ, लिए सोचें। परिवार के लिए तो सोचना बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, बट पहली प्राथमिकता अपने लिए रखें, अपने आप को समय दें। अ, वो काम करें जिस काम को करने पे आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, और जितना अच्छा फ़ील करेंगे, आपकी बॉडी आपसे उतने ही अच्छी चीज़ों को कराएगी, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका अ, काम हो, चाहे आपके कोई सपने हों, कुछ भी हो। तो मैं बहुत ज़्यादा आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आशा वाली चीज़ों की बात करता हूँ। मुझे अ, हम सबके ऊपर बैठे नीले छतरी वाले एक परम तत्व पे बहुत बिलीव है कि अगर उन्होंने जीवन दिया है, तो उसमें जितनी अ, मात्रा में जीवन, या उसको क्या बोलूँ, कि मैं जितना तेल उस दिए में भर के भेजा है, तो तब तक तो वो जलता रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और के किसी भी काम आऊँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म में सारे नंबर्स उपलब्ध हैं। आप कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम ओपन मंच पे कोई बात नहीं करना चाहते, तो आप लोग हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ललित जी को कर सकते हैं, विशाल जी को कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। हम लोगों के नंबर 24 आवर 7 ऑन रहते हैं। हम लोगों का फ़ोन बजा नहीं कि हमें टेंशन होती कि किसका फ़ोन है, हम उठाएँगे, नींद से जाग के उठाएँगे। तो सभी का धन्यवाद, विशाल जी का धन्यवाद, संकल्प फाउंडेशन का धन्यवाद, मित्र ललित जी का धन्यवाद, और भी जिनको मैं देख पा रहा हूँ, कुछ और भी मुझे भरत जी, जानते हैं। हम बाकी लोगों से भी सुनते हैं। जी। सैमसंग नाम से कौन ज्वाइन है? आप प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। ऐश्वर्या। मैम, अनम्यूट करके बात कीजिएगा। हाँ, जी सर। बोलिए। हम्म, आपका परिचय दीजिए। मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मेरा नाम ऐश्वर्या जी, तो मेरी एज 27 है। मुझे जब मैं 3 साल की थी तब से मुझे सिकल सेल है।
और परिचय में क्या देना? कैसे रहते हो ऐश्वर्या? भी बढ़िया रहते हो? प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफें होती हैं, या सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये पूछ रहे हैं। भी ऑपरेशन के बाद से काफी रिलीफ है। ऑपरेशन हुआ है स्प्लीन और गॉल ब्लैडर दोनों का, तो उसके बाद से काफी रिलीफ है। मतलब ऐसा है, क्राइसिस तो होते हैं लेकिन अभी ब्लड तो नहीं लग रहा है। बाकी क्राइसिस जैसे 2 मंथ 3 मंथ या 6 मंथ में होता है प्रॉब्लम। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल होता है, तो उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं। बाकी तो जो रेगुलर मेडिसिन चल रही है वही चल रही है। हाँ, तो मैंने भी पूरे इस वार्ता में मेडिसिन का जिक्र नहीं किया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मेडिसिन आपके लिए एक एक वो प्राण वायु है, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। तो मेडिसिन आपको हर दिन लेनी है। अगर आपके डॉक्टर दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार लेनी है। अगर आपके डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में लेने बोल रहे हैं उतनी मात्रा में लेनी है। मेडिसिन ही एक ऐसा साधन है जो आपको सारी चीज़ों से दूर रखेगा, चाहे वो पेन क्राइसिस हो, या ब्लड की कमी हो, या एंजाइटी हो, कुछ भी हो। तो मेडिसिन लें। जैसा ऐश्वर्या ने बताया कि उसके गाल ब्लैडर और स्प्लीन रिमूव हो चुके हैं, ऑपरेट हो चुके हैं, बट वो फिर भी फिट है। अभी मैं उससे 2 महीने पहले ही मिला हूँ। तो मैंने जब उसको देखा तो वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रही है और सोशल वर्क कर रही है, छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या। थैंक यू भैया। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। नेहा मैम। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते राग सर, आज जी। आपको लाइव सुना मैंने पहली बार। इतने सारे मीटिंग्स हमने साथ में अटेंड किया, बट आपकी जो जीवनी थी वो आज मैं सुन पाई। लिटरली मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। और हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं विशाल सर, और आगे करते रहेंगे। सभी वॉरियर से रिक्वेस्ट है, अपनी दवाई और अपना ख्याल और पानी ज्यादा से ज्यादा लें। बहुत 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 धन्यवाद नेहा जी, आप जुड़ी। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितना काम हो रहा है अब वो नेहा जी और नेहा जी की पूरी टीम बहुत अच्छे से कर रही है। और ऐसे ही हमें हमारे सहयोगियों की ज़रूरत है। विशाल जी, नेहा जी, ललित जी, ऐश्वर्या भी कर रही है। तो सारे लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद। और क्वेश्चन विशाल जी? आशा जी, आपको कुछ बात रखनी है? अरुण मेहता, आशा जी, पुष्पेंद्र, सॉरी। प्लीज अनम्यूट करके बात रखिए। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई पराग सर। मैंने पहले भी धन्यवाद। विश किया, बट अभी अच्छा आप लाइव मिल गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा जी, पुष्पेंद्र जी, आपको कुछ बात रखनी है तो अनम्यूट कीजिए। आई थिंक उनको अनम्यूट करने में तकलीफ है। अब पराग जी, बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल काम है आपका। और आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द कम्युनिटी वर्क। सेल के बारे में, कि हर एक के बॉडी में सेल है। तो बचपन से लेके, म्हणजे यानी कि बचपन से ही पहले जब वो माँ के गर्भ में होते हैं सेल्स, वो तभी से जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिटी में रहते हैं, तभी वो बढ़ते हैं, मतलब गर्भ में बढ़ते हैं और फिर बर्थ होता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आज आपसे सुना कि हाउ सेल आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। और वो जिस तरीके से कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता है कि, मतलब हार्ट के सेल है तो वैसे नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूँ, या फिर जो नर्वस सिस्टम के सेल है वो नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूँ। सभी समान है। और आज आपने वो एग्जाम्पल में और आपके बुक में भी वो लिखा है। तो ये सबसे अच्छी चीज आज हमें आपसे सुनने को मिली।
बाकी सारा तो है, लेकिन हाउ टू लाइव लाइफ और कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट। आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो। माउंट एवरेस्ट के पे ऊपर भी जाना है आपको, वहां पर भी पहुंचोगे जरूर। हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार के तरफ से। संकल्प फाउंडेशन संवाद सारथी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आपसे आगे भी संवाद में रहेंगे। और दूसरी चीज, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए। और हो सके तो आपने जो अ, आपके वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ पोएम है, वो अगर आप सभी के लिए पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि लिखा मैंने ही हूँ, लेकिन बहुत दिनों से रीड आउट नहीं किए तो ओ, उतना हाँ। याद रहता नहीं है, तो मैं उसको रीड कर रहा हूँ। सो लिखे हमने इस तरीके से हैं उसको कि मैं हूँ छोटा बच्चा प्यारा, मैं हूँ छोटा बच्चा प्यारा, पर रोग ने मुझे है मारा। मैं हूँ छोटा बच्चा प्यारा, पर रोग ने मुझे है मारा। सिकल सेल है नाम इसका, दर्द में छुपा है काम इसका। खून की बूंदें मुड़ी हुई, गोल नहीं ये टेढ़ी हुई। खून की बूंदें मुड़ी हुई, गोल नहीं ये टेढ़ी हुई। शरीर में फिर दर्द उठे, मन भी रो रो कर कुछ कहे। थक जाता हूँ जल्दी जल्दी, खेल ना पाऊँ लुका छिपी। थक जाता हूँ जल्दी जल्दी, खेल ना पाऊँ लुका छुपी। बुखार पीड़ा साथ रहे, कभी कभी नींद भी ना रहे। पर डरना अब ठीक नहीं, समझदारी है जीत वहीं। दवा खुराक सही हो जाए, तो यह रोग भी हार जाए। माँ पापा का साथ जरूरी, पराग भैया की बातें पूरी। खूब पानी पीना है, हर दिन थोड़ा चलना है। पढ़ाई भी हम कर सकते हैं, सपनों को हम जी सकते हैं। जो समझे वो आगे आए, सिकल सेल से सबको बचाए। तो ये एक छोटी सी कविता है जो आ, खाली दिमाग की उपज है, और जो लिखी गई है नहीं, ऐसे ये ही। खाली मुझे नहीं दिमाग पता कि नहीं है सर, ये आपने खुद किया हुआ एक्सपीरियंस है, और वही शब्दों में आया है। और आप तो जैसे ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन आप ये सब सही कर लिखते हो, तब वो दिल को छू जाता है कि कितना तकलीफ होता है। और जैसे पहली बार मैंने ललित जी से सुना कि इतना दर्द होता है कि वो जब किसी महिला का डिलीवरी होता है तो उतना लेबर पेन उतना होता है। तो ये उससे कहीं सुन के ज़्यादा ही, होता है। हाँ, तो ये सुन के ही हमें बहुत दिल को छू जाता है कि आप कितना सहते हो, लेकिन फिर भी हर एक के चेहरे के ऊपर स्माइल कितना रहता है कि दिखाते नहीं हो। अभी हम तो आज तो तीसरे आज तो तीसरे वैरियर आज से तो मिले सर, तो आ, तीनों में भी हमें ये जोश दिखा है। आज तो ललित जी अपने एक्चुअल एज से 10 साल छोटे लग रहे हैं। अरे क्या ले रहे हैं ललित जी ऐसा खाने में? वो आप सभी का स्नेह है हाँ, वैसे। सही है। तो मुझे लगता है किसी और के क्वेश्चन बचे नहीं हैं, और बातें बहुत सारी है। मतलब अगर हम यस यस। हाँ। बातों को करना चाहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहें, मुझे लगता है कि अगर मेरे पास एक एक बात या दो बातें करने के लिए, तो मुझे सुनने वाले के पास उसको करने के लिए दो एक्स्ट्रा बातें हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन टू वे नहीं होता, जब तक
किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से नहीं होती, तब तक चीज़ें आसान नहीं होती। और दोनों तरीके से, मतलब कि अगर हमारी बॉडी हमें समझ रही है तो हमें भी बॉडी को उतना ही समझना चाहिए। यही टू वे कम्युनिकेशन है, या टू वे टेक केयर है। ऐसे ही टू वे कम्युनिकेशन अभी हम कर रहे हैं, और आज के इस कम्युनिकेशन से काफ़ी मुझे कुछ सीखने मिला, काफ़ी कुछ नया अनुभव रहा। मैं बहुत कम वर्चुअल में आता हूँ, मुझे शायद पता भी नहीं मैं पिछली बार कब आया था। तो आपका धन्यवाद विशाल जी। मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आना और इंट्रोडक्शन देना या अपनी जर्नी शेयर करना बहुत मुझे अलग लगता है। मतलब नहीं सर, उसमें छुपाना या आपसे शर्मिंदगी लोग जैसी कोई प्रेरणा चीज़ ले नहीं है। सके इसलिए तो जर्नी शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर बट मैंने कहा किसी ना को कि पता ही नहीं चलेगा ना कि पराग जी क्या सहकर आज इस मुकाम तक पहुंचे, तभी तो वो लोग बदलेंगे ना। और हमारा मकसद यही है कि ये टॉक सुन के ऑनलाइन अगर 10,000 में से एक की लाइफ भी चेंज हो गई, नॉट ओनली द वैरियर और डिसीज पर्सन, लेकिन नॉर्मल लोगों को भी इतना सारा ये जो इनर एनर्जी वो नहीं रहता है, जिस तरीके से आप ये सारा जीते हो और जीकर दिखाते हो, ये सबसे बड़ी ताकत है। तो हमारा मकसद यही है कि सभी के लिए आप प्रेरणादायी हो। और आपसे एक बात भी किसी ने सीख लिया तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये होना चाहिए। और हम ये नहीं सोचते कि कौन कब बदलेगा, वो तो हम छोड़ देते हैं। अभी ये सब ऑनलाइन है, कौन कब उसमें से आपका टॉक सुनेगा, वो कब चेंज होगा, वो तो हम उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन उसे मिल गया ना तो उसको उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा ही हमें लगता है। एक छोटी सी प्रेयर से हम आज का इस सत्संग का समापन करते हैं। और आपसे आगे भी संवाद में रहेंगे। और सच में सैल्यूट टू योर वर्क एंड योर लाइफ जर्नी। बहुत बहुत सैल्यूट सर, कि इतना डिफिकल्ट लाइफ होकर भी आप कितने खुश होकर जीते हो। आपका पूरा टॉक ऐसे लगा नहीं कि आप अ, का स्माइल नहीं है। इतना अच्छा आप खुद को बदलते हो और बिहेव करते हो अंदर बाहर से। और जैसे ना कि जो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है तो आपका सेटिस्फाइड लाइफ है, कि मुझे क्या चाहिए वो करना है, यही सबसे जरूरी है। और आपने तो आज तक सारा अचीव कर लिया है, आगे भी करोगे जो जो आपके ड्रीम्स है। उसके लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं। आपके बर्थडे का एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं, आज बर्थडे का मैंने वो पढ़ा सब, लेकिन डेट भूल गया। थैंक्स टू नहीं नहीं ललित नहीं रिमाइंड करने के नहीं लिए। नहीं, मैं इस चीज़ को करेक्ट कर दूं। अ, मेरा जन्म 29 जून को हुआ है, बट हम अच्छा। तिथि के अनुसार मनाते हैं। तो आज की अच्छा। तिथि के अनुसार मेरा जन्मदिन है। सो ओके। इसलिए आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज ही सबको पता है। 29 तो जून निकल चुका है। और ओके। उस समय या ज़्यादा हम करते भी नहीं हैं। सो आज ही के यानी दिन। कि आज की तिथि अच्छी है, आज माँ ताप्ती का भी जन्मदिन है। जी हाँ, प्रकोटोत्सव मनाते हैं ना, बैतूल में, सूरत जी में, जी महाराष्ट्र में बहुत जगह। जी। ये तो हम लोग भी तिथि को ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए आज की तिथि हमारे लिए ऐसा है। सो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विशाल जी का, संकल्प फाउंडेशन का, बांसे जी का जिन्होंने ये मंच बनाया है, और मेरे सहयोगी मित्र ललित और नेहा जी का, कि आप लोगों ने ये मंच दिया। और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरीके से संवाद करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। एक छोटी सी प्रेयर लेके हम समापन करते। जी बिल्कुल। सर्वे
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम मैत्री मैत्री मैत्री। ओम विश्व मानव पर्व उत्क्रांति। ओम। थैंक यू वेरी मच सभी को। हम अगले सत्संग में फिर बहुत से बहुत मिलेंगे, तब तक हम रुकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड शुभ रात्रि। नाइट। शुभ रात्रि।